कभी सोचा है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता पर्यावरण पर बात करने के लिए मिलते हैं तो अक्सर कोई नतीजा क्यों नहीं निकलता? देखिए, ये बहस सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों के बारे में है ही नहीं। असल में ये शक्ति, पैसे और इस सवाल के बारे में है कि हमारे ग्रह को बचाने की जिम्मेदारी आखिर उठाएगा कौन। और बस यही एक सवाल है जो पूरी बहस की जड़ है। पर्यावरण का बिगड़ना ये कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पावर प्रॉब्लम है। यही सवाल तय करता है कि कौन से देश ज्यादा जिम्मेदारी लेंगे और कौन से देश विकास की दौड़ में पीछे छूट जाने का खतरा मोड़ लेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। जमीन का खराब होना हो, पानी में प्रदूषण हो या फिर क्लाइमेट चेंज, ये सिर्फ कुदरती घटनाएं नहीं हैं। ये अपने साथ बड़े राजनीतिक सवाल लेकर आती हैं। भाई, नुकसान किया किसने, इसकी कीमत कौन चुकाएगा और सबसे जरूरी, नियम कौन बनाएगा। बस यहीं पर आकर पर्यावरण एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। वैसे तो पर्यावरण की फिक्र हमेशा से थी, लेकिन 1960 के दशक में इसने एक राजनीतिक मोड़ ले लिया। फिर 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की एक किताब आई, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। इसने साफ साफ चेतावनी दी कि हमारे संसाधन हमेशा के लिए नहीं है। इसके बाद 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने हमें एक नया शब्द दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और फिर आया 1992 का रियो अर्थ समिट, वो पल जब ये सारी चिंताएं ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर आ गई। रियो में एक अजीब सी चीज हुई। दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे अमीर विकसित देश और दूसरी तरफ गरीब विकासशील देश। इसे ग्लोबल नॉर्थ बनाम ग्लोबल साउथ की लड़ाई कहा गया। और सच पूछिए तो उनके लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ये प्राथमिकताओं का एक क्लासिक टकराव था। ग्लोबल नॉर्थ, जो अपनी औद्योगिक क्रांति पूरी कर चुका था, उसे ओजोन लेयर और ग्लोबल वार्मिंग की चिंता थी। लेकिन ग्लोबल साउथ के लिए पहली लड़ाई गरीबी और आर्थिक विकास की थी। उनके सामने सवाल ये था, क्या हम पर्यावरण को बचाते हुए अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं? अब जब दुनिया ऐसे दो खेमों में बट गई, तो कोई बीच का रास्ता तो निकालना ही था। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक समझौते की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत बनाया जो मानता था कि भले ही समस्या हम सबकी है, लेकिन हर कोई बराबर का जिम्मेदार नहीं है। और फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जो बस कुछ शब्दों में सिमट गया, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। सुनने में ये एक छोटा सा वाक्य लगता है, पर इसने ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी नींव रखी। तो इसका मतलब क्या है? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। साझी का मतलब है कि हम सब इसमें एक साथ हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अलग अलग का मतलब ये है कि जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, यानी कि विकसित देशों ने, उन्हें इसे ठीक करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी, जिसमें टेक्नोलॉजी और पैसा देना भी शामिल है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण था 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल। इसने औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के बाइंडिंग टारगेट सेट किए, जबकि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को छूट दी गई। हालांकि ये समझौता आखिरकार फेल हो गया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका ने इसे कभी माना ही नहीं। तो ये जो टकराव है, ये असल में जमीन पर दिखता कैसा है? ये लड़ाई दो मुख्य मैदानों पर लड़ी जाती है, हमारे साझा इलाके और हमारे सबसे जरूरी संसाधन। यही वो रणक्षेत्र हैं जहां हमारे ग्रह का भविष्य तय हो रहा है। ग्लोबल कॉमन्स को एक बहुत बड़े साझा खेल के मैदान की तरह सोचिए, जिस पर किसी एक देश का हक नहीं है। इसमें हमारा वायुमंडल, बाहरी स्पेस और गहरे समुद्र शामिल हैं। दिक्कत यह है कि इस खेल के मैदान में कुछ खिलाड़ियों के पास सबसे अच्छे खिलौने हैं। मतलब विकसित देशों के पास अंतरिक्ष और समुद्र को खंगालने की तकनीक है, जबकि विकासशील देशों के पास नहीं है। अब बात करते हैं तेल की। जियोपॉलिटिक्स को तेल से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। दुनिया का 64% तेल भंडार सिर्फ खाड़ी क्षेत्र में है। इतिहास गवाह है, जिसने भी तेल को कंट्रोल किया है, उसने पैसे, ताकत और अक्सर संघर्ष को भी कंट्रोल किया है। ये एक साफ उदाहरण है कि कैसे एक प्राकृतिक संसाधन पूरी दुनिया की राजनीति को शेकिल दे सकता है। और तेल की ही तरह पानी भी भविष्य में बड़े संघर्षों की वजह बन सकता है। नील नदी के बारे में सोचिए, जो कई देशों से होकर बहती है। जब इथियोपिया ने उस पर एक बहुत बड़ा डैम बनाना शुरू किया, तो मिस्र और सूडान को चिंता होने लगी कि उनके हिस्से का पानी कम हो जाएगा।
इस तरह के विवाद भविष्य में और भी आम हो सकते हैं। लेकिन ये सारी बहसें सिर्फ बंद कमरों में देशों के बीच नहीं होती। इनका सीधा असर जमीन पर, असली लोगों पर पड़ता है, खासकर उन पर जिनकी आवाज़ अक्सर सबसे कम सुनी जाती है। ये एक बहुत गहरा सांस्कृतिक अंतर है जिसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। जब ग्लोबल नॉर्थ के लोग एक जंगली जंगल बनाने की कोशिश करते हैं तो वे अक्सर उन समुदायों को वहां से हटा देते हैं जो पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर ले आता है, हम आखिर किसके लिए पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं? अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के बारे में सोचिए। जब माइनिंग या लकड़ी काटने वाली कंपनियां उनके इलाके में आती हैं तो उन्हें अक्सर अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। वो विकास की कीमत तो चुकाते हैं लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता। उनके लिए जमीन का जाना सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, ये उनकी पहचान और उनके अस्तित्व पर हमला है। तो इन सब के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं आखिर में? पूरी कहानी एक बुनियादी टकराव पर आकर रुक जाती है, जो ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स की परिभाषा है। यही वो अरबों डॉलर का सवाल है जो हर क्लाइमेट समिट में छाया रहता है। हम विकासशील देशों की गरीबी से बाहर निकलने की इच्छा, जिसके लिए ऊर्जा और संसाधन चाहिए, और इस ग्रह को बचाने की तत्काल ज़रूरत, जिसके लिए खपत और उत्सर्जन में भारी कमी चाहिए, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको करना होगा। क्या हम विकास का कोई ऐसा मॉडल सोच सकते हैं जो हमें समृद्ध भी बनाए और हमारे ग्रह को नष्ट भी ना करे? क्योंकि अंत में इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि एक प्रजाति के रूप में हमारा भविष्य क्या होगा।